चलिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक्स में कुछ जो चीज़ें हैं आपने या पहले नहीं पढ़ी हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते हैं या कुछ भूल जाते हैं, तो हमने ऐसा कि कहा कि हम ट्वेल्थ में रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम अपनी तरफ से वो चीज़ सभी को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और हम आपकी क्लास 11 की फिजिक्स की कॉपी चेक करके तो हमें समझ में आ गया कि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स में। मतलब आपको जो हमारे जो बेसिकली फिजिक्स में यूज होने वाले दो टाइप के जनरली मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर्स का बेसिक या एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको समझना होगा, तभी आपको क्लियर आइडिया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है इस चैप्टर में। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स बेसिकली आपके मेटल्स होते हैं, आप सभी को पता है। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा तो आपको कंडक्टर्स और मेटल्स को आप विजुलाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं कंडक्टर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दिखने में। तो आप देखिए, बेसिकली कंडक्टर जो स्ट्रक्चर होता है बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे, जो हमारे एटम्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, या आप कह सकते हैं कंडक्टर्स में जो न्यूक्लियस होता है वो फिक्स होता है, और जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एक एटम से या न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होते हैं। वो बल्कि क्या होते हैं, एक क्लाउड की तरीके से या सी की तरीके से। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, सी का वाटर जो है वो बहुत सारा वाटर एक साथ फ्लो होता है और वो फिर वापस जाता है। तो आप देखते हैं कि आप वाटर की पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टेबल है। या आप ये कह सकते हैं, जो कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली सी वाटर की तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टर्स में न्यूक्लियस अपनी जगह पर फिक्स होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाटर की तरीके पूरे मेटल में फ्लो कर रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल में वो वाटर की तरीके या सी की तरीके से पूरे थ्रू आउट मेटल में फ्लो करते रहते हैं। मीनिंग आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से न्यूक्लियस से बाउंडेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड मीनिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी एक न्यूक्लियस के साथ कंबाइंड नहीं रहती है। ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, मतलब थ्रू आउट ये एज अ वाटर या एज अ सी वाटर फ्लो होते रहते हैं इनसाइड द मेटल। और देखिए, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस बोल सकते हैं या न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ये सराउंडेड होता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से, और उसकी पोजीशन मेटल में फिक्स रहती है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसको हम लोग मेटल कर्नेल बोलते हैं, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। और ये जो ई से हम लोग शो कर रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए, हम आते हैं कंपेयर करते हैं यहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और ये कंडक्टर इंसुलेटर को कंपेयर किया गया। देखिए यहाँ पे ये जो कर्नल बोले या न्यूक्लियस बोले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये
डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये वाटर की तरीके फ्लो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इस वाले एटम की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल इसी एटम से बाउंडेड हैं, और इसके जो 8 एटम वो इसी एटम से बाउंडेड हैं। लेकिन मेटल के केस में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं एक एटम से दूसरे एटम पे फ्लो होने के लिए। तो आप बेसिक ये समझ सकते हैं कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, और इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑलमोस्ट लूजली बाउंड होते हैं, या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, या बहुत लूजली बाउंड होते हैं। और इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर एटम से वेरी स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं। तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन कभी आ जाता है, इसलिए बहुत डीप में नहीं जाना है। ये तो आपको क्लास 10th के लेक्चर में बताया स्टूडेंट्स कि जब भी आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो फर्स्ट जो आप प्रोसेस पढ़ते हैं वो फ्रिक्शनल चार्जिंग है। इसमें आप क्या करते हैं, आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पर रब करते हैं, और ड्यू टू रबिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ लूजली बाउंडेड होते हैं, वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे चले जाते हैं। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल दूसरे इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे चले जाते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। तो ये आपका चार्जिंग बाय रबिंग है। अब देखिए अब दूसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक तो कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, और जब दो बॉडी मीनिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, और एक तरीका है जब बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो न्यूट्रल बॉडी हैं, ए और बी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और आपने यहाँ पे क्या किया, एक बॉडी आप जो निगेटिवली चार्ज थी उसको इसकी क्लोज लाए, इससे टच नहीं किया है। और स्टूडेंट इंडक्शन मतलब होता है कि आप कोई चीज क्रिएट नहीं करते, जो चीज पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, जो कि एक हिडन फॉर्म में थी, और जब आप किसी हिडन प्रॉपर्टी को फिजिकली आप लोग फ्रंट में लाते हैं तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, या आप इंडक्शन कहते हैं किसी चीज से इन्फ्लुएंस होने की वजह से जब कोई प्रॉपर्टी आपकी शो होती है तो उसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, मतलब चार्ज नहीं थी, लेकिन थर्ड बॉडी के आने से इन बॉडीज ने चार्ज शो किया। मतलब ये जो थर्ड बॉडी ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करती है, जो हमारे मेटल्स हैं तो इनको क्या कर रही है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है दूसरी बॉडी की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कहीं से जनरेट नहीं होता है, ना कहीं से आता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, या आप बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉजेस पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं निगेटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे निगेटिव चार्ज को, तो निगेटिव चार्ज यहाँ से रिपेल हो जा रहे हैं तो इधर आ गए, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में, तो इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट या कंडक्शन मेथड बोल रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं थर्ड बॉडी को लेके आए, इसके वजह से इन दोनों बॉडीज पे चार्ज इंड्यूस हुए, मतलब इस थर्ड बॉडी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से चार्ज इंड्यूस हुए, मतलब आपके सामने आए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये ए बॉडी और बी बॉडी को सेपरेट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कोई बॉडी अब कांटेक्ट में नहीं है। जब ये बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो अब इन पे वापस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये निगेटिव चार्ज हो गई। तो एक तरीका आपका ये था स्टूडेंट्स, और इस पे बेसिकली 1 मार्क का एक क्वेश्चन कभी आता है बोर्ड में, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है। अब देखिए यही एक तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन बोले, उसमें एक तरीका होता है अर्थिंग। अर्थिंग में हम लोग कोई भी बॉडी कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, मतलब दो बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लाते और चार्ज करते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, आप एक बॉडी को एक बॉडी कांटेक्ट मतलब क्लोज लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो आप देखते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आ जाते हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ आ गए उसके वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इस बॉडी के इन्फ्लुएंस में बॉडी का एक पोर्शन जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, और एक पोर्शन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। लेकिन बॉडी आप देख रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रिकली अभी भी न्यूट्रल है। तो जब बॉडी में कुछ ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ये स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में जब आप डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी आपकी इसको इन्फ्लुएंस कर रही है और इन्फ्लुएंस इस बॉडी की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया बॉडी को। और स्टूडेंट्स आपको पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए कि अर्थ क्या होता है, रिजर्वोयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब उसमें से आप चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स आप दे दीजिए, अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल भी आप आगे पढ़ेंगे, या आप ये कह सकते हैं हम पोटेंशियल चेंज नहीं होता, मतलब आप अर्थ को चाहे कितना भी चार्ज दे दें, चाहे उससे कितना भी चार्ज ले लें, तो वो आप अर्थ को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो यहां पे आपने देखा अर्थ क्या है, इस पोर्शन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा या प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी का ये वाला पोर्शन लगभग ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा और बॉडी ये में 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो कि अर्थ की वजह से आए हैं। तो अब देखिए, अब बॉडी को आप सेपरेट कर देंगे तो ये बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो आपने देखा ये चार्ज बाय अर्थिंग बोले, ये जो इंडक्शन है, इंडक्शन से जो चार्ज जनरेट कर रहा है बॉडी में वो अर्थिंग की वजह से, इसलिए आपका ये अर्थिंग प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपने इसमें अब सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखिए बेसिक डेफिनेशन आपकी है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ को कोई ऐसा हार्ड लॉ नहीं है, केवल एक लॉ है जो कूलम ने दिया है, बट इसका यूज बहुत है, एप्लीकेशन बहुत है, इसलिए इनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। अब देखिए कूलम्स लॉ जो है वो स्टेट करता है, और आपने जैसे स्टूडेंट क्लास 9th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, यहाँ पे लगभग दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इतना सा है, जो डिफरेंस वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आप देखिए बेसिकली एक तरीके से ये ग्रेविटेशनल लॉ के सिमिलर है, मीनिंग यहाँ पे चार्जेस है और ग्रेविटेशनल लॉ में मासेस थे। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ स्टेट करता है 2 पॉइंट चार्ज, मतलब जब आपके 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगा, मीन्स कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट होगा,
और जो कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। मतलब कि आप देख सकते हैं जो कूलम लॉ स्टेट करता है, जो कूलम लॉ की मतलब जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, या आप ये बात कर सकते हैं जैसे देखिए ये एक चार्ज है माइनस, ये एक चार्ज है, आपको पता है सेम चार्ज रिपेल करते हैं और यहाँ अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्सेस हैं इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे रिपल्सिव हैं बट अपोजिट हैं एक दूसरे पे लगने वाले, और यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्सेस जो है Q1 और Q2 में जो लगने वाली हैं ये अट्रैक्टिव है बट अपोजिट इन नेचर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कूलम लॉ स्टेट करता है ये जो दो पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करता है, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव होगा तो अपोजिट नेचर होगा और रिपल्सिव होगा तो चार्जेस का नेचर आपका सेम होगा या सिमिलर होगा। तो देखिए कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स इन दोनों बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों बीच में आर, यहाँ पे आर, तो आप देख पा रहे हैं जब फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ये आर स्क्वायर इनवर्सली इसलिए डिवाइड में जाएगा और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, जो कि फोर्स की वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कूलम लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो किसकी प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। देखिए यहाँ प्रोडक्ट Q1 और Q2, यहाँ दो चार्जेस हैं आपके जिनकी वैल्यू Q1 और Q2 है, इसलिए यहाँ पे Q1 इंटू Q2, और ये आपका क्या है K क्या है आपका, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन चार्जेस, मतलब कि चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। अभी तो कोई मीडियम नहीं है, एयर मान लीजिए या फिर यहाँ पे वैक्यूम मान लीजिए, तो के की वैल्यू कुछ होती है। तो आप ये जान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए के की वैल्यू फिक्स रहेगी, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, और ये डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, बट पर्टिकुलर मीडियम के लिए वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अब देखिए, और ये मैग्नीट्यूड है, और एक चीज और, जो ये फोर्स है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। तो अब देखिए यहाँ पे कहने मतलब ये है ये जो फोर्स है ये जो एग्जिस्ट कर रही होगी ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो देखिए ये जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी दो चार्जेस को इसी के अलोंग होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए, या इसी लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं अगर इस वाले डायग्राम को देखें तो एक चार्ज ये आपका Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये R12, या जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना देखिए ये ओरिजिन है और ये चार्ज ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज है। लेकिन ये जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दोनों के बीच में ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस है, या फिर जो लाइन इन दोनों
चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उसी के अलोंग फोर्स का आपका डायरेक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स, कूलम लॉ के बारे में एक छोटा सा जो टॉपिक है वो ये है कि अभी तक आपको पता था कि दो चार्जेस या तो आपस में रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कितना अट्रैक्ट करते हैं कितना रिपेल करते हैं वो आपको कूलम लॉ बताता है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कूलम लॉ क्वांटिफाई करता है। और नेचुरल ऑब्जर्वेशन है कि दो फोर्सेस, मतलब दो सेम चार्ज पे रिपल्सिव लगता है और अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन कितना लगता है ये सिर्फ आप कूलम लॉ से पता कर सकते हैं। तो देखिए, कूलम लॉ क्वांटिफाई करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट टू चार्जेस ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन ईच अदर विच कॉजेज एन अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम। मतलब कूलम लॉ से ही आपको पता चलता है कि चार्जेस कितने फोर्स से रिपेल करेंगे या कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट, एक इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। देखिए, इन साइंस एन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज एनी साइंटिफिक लॉ stating that a specified physical quantity is inversely proportional to the square of the distance from the source of that physical quantity। यहाँ पे कहने मतलब ये है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वो स्क्वायर लॉ है साइंस में कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है किसी, मतलब यहाँ पे आप देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की कोई एक ऐसी स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी जो कि दोनों के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ वो लॉ होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिपेंड कर रही है, उन दोनों के बीच का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो होगा उस पर डिपेंड करती है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ बन जाता है। तो ऐसे आपने दो लॉस पढ़े, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके बारे में डीप में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।